सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल इन लाइफ। और आज हमारा वीडियो है डे 2 का। हम लोग को पता है कि हम लोग अपने चैलेंज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में डे 1 यानी कि कल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने डे 1 स्टार्ट किया था जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक प्रोग्रामिंग को समझा था जावा में। हम लोगों ने ये भी समझा था कि हम लोग को क्यों जावा पढ़ना चाहिए, हम लोग को क्यों जावा से इनिशियलाइज करना चाहिए अपने आप को। देखिए, जावा हार्ड है, आई नो इट्स हार्ड, लेकिन हम लोग को स्टार्ट इसी से करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमको पता है कि सी पहले से सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में एकदम नए हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ें कैसे रन आउट हो रही है, तो आप सी सीखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सी को सीख चुके हैं या फिर पहले से कोई भी लैंग्वेज, पाइथन या फिर कोई भी इजी लैंग्वेज आप कंटिन्यू कर चुके हो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है, तो आप जावा को प्रेफर लो। अ, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में जावा आपको ज़्यादा फैमिलियर महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे डेली लाइफ में लैंग्वेजेस जो यूज़ होती है वो ज़्यादा जावा ओरिएंटेड होती है, और आपको जावा ज़्यादा जगह यूज़ भी होते हुए दिखेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वैसे लैंग्वेज को क्यों ना सीखें जो ज़्यादा फैमिलियर हो। देखिए, जब आप बहुत सारे कंपनीज़ में जब आप जाओगे, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जावा में काम करो। वहाँ पे अलग प्लेटफॉर्म होता है, अलग प्रोजेक्ट होता है, अलग काम होता है। वहाँ पे आपको कुछ भी सीखना पड़ सकता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हमारा जो करियर होता है, वहाँ पे लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होता। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको हर दिन नया नया कुछ सीखते रहना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और जिस तरह से वो बढ़ रही है, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बहुत कुछ है सीखने को। तो लर्निंग कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करियर में नहीं रुकता है, लर्निंग कंटिन्यू होते चला जाता है। तो आप ये मत सोचो कि ये मैंने जावा सीख लिया तो या आई विल ऑल सेट टू बी ए गुड कोडर। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आपका पहला स्टेप है कि आप जब जावा सीख लेते हो, जब आप एक लैंग्वेज को अच्छी तरीके से एक्वायर कर लेते हो, तब आप रेडी रहते हो किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, और कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। या फिर आप ये सोचो ना कि आप एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिए हो कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो बेसिकली लैंग्वेज का ये जरिया होता है। बाकी जो लॉजिक है वो तो आपको खुद से जनरेट करना है। मैं तो देखिए, जब मैं डीएसए जब आपको कराऊंगा, जब मैं डीएसए के क्वेश्चंस करूंगा या फिर जब बेसिक क्वेश्चंस में मैं जब करा रहा हूँगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि भले ही ये क्वेश्चंस कराना ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है कि आपके लॉजिक इम्प्रूव हो। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन या फिर उससे थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चंस आपको दिखे। क्वेश्चंस बहुत ही अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जब ये सब क्वेश्चंस को करने का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि आपका दिमाग का लॉजिक बिल्ड होता है कि कैसे सोचना होता है ना। तो ये जो प्रोग्रामिंग की दुनिया है ना, ये जो लॉजिक बिल्डिंग की दुनिया है, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप एक दिन या 2 दिन के अंदर या फिर एक सप्ताह के अंदर भी आप इसको मास्टर नहीं कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहाँ पे आप लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते जाओगे, तब जाके एक एंड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हमारा होगा डे 2 ऑफ डे 365। और आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अपने पुराने डाउट को लेंगे। पुराने डाउट मतलब क्या, कि हमारे पिछले क्लास में एक डाउट जो हम लोगों ने बोला था कि कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, वो ये कि जब हम लोग सी में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं अपना ये खोल लेता हूँ कंपाइलर। ठीक है, देखो यहाँ पे, आई होप कि लगता है खुला नहीं। लेट्स ओपन दिस। ओके, दैट्स राइट। तो देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या था। हमारा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, चीज़ें समझ में आ रही थी। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि जब हम लोग यहाँ पे हम लोग जब वॉइड लिख रहे थे, तब ये प्रोग्राम दिखा रहा था एरर। तो मैंने बोला था कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप लोग बताइएगा। तो देखिए, आज हम लोग इसके पीछे का रीज़न डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम लोग को पता है कि जो हमारा सी लैंग्वेज है वो टोटली हार्डवेयर डिपेंडेंट है।
यानी कि आज हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज डे टू का जो वीडियो है ना, वो ज़्यादा आर्किटेक्चर के बेस्ड है कि जावा का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी सी का बात कर रहा हूँ, तो सी जो है टोटली जो है हार्डवेयर डिपेंड करता है, हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि सीधे यहाँ पे हार्डवेयर से इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो भी कोड आपने लिखा है वो सीधे हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिटर्न, देखो हम लोग को पता है ये बात ना कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमेशा जो हमारा मशीन लैंग्वेज है ना, जो बाइनरी में डील करता है, यानी कि वो चीज जितना भी चीज़ें होती है वो सब जीरो वन में समझता है। बस बात इसकी नहीं कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर की दुनिया के अंदर बस जीरो और वन एग्जिस्ट करती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा जो हार्ड डिस्क है, जो भी हमारा हार्डवेयर है कंप्यूटर का, वो बेसिकली क्या है, ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं। और ट्रांजिस्टर जितनी भी तरह की चीज़ें होती है वो बस दो चीज़ें की बात करती है, या तो उसमें करंट जा रहा है या फिर करंट नहीं जा रहा है। यानी कि जब करंट जा रहा है तो उसको हम लोग वन बोलेंगे, या फिर करंट जब नहीं जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे जीरो। तो हमारा जितने भी हार्डवेयर है वो बस दो ही सिंगल से डील करती है, जिसे हम लोग वन और जीरो कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी तरह का जो भी चीज़ आज आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में चला रहे हो, कंप्यूटर डेस्कटॉप पे चला रहे हो, जो भी चीज़ आपका बना हुआ है वो सब एक एट द एंड वन और जीरो होके भी चीज़ें रन हो रही है। तो इतना बात तो समझ में आ गया हम लोग को। तो हम लोग को इसमें भी यही समझना है कि जब यहाँ पे रिटर्न करते हो, देखो यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं था, क्योंकि ये जो हमारा जो कंसोल है, जो हमारा कंपाइलर है, जो कि डेव सी प्लस प्लस, ये बोलता है कि आप रिटर्न जीरो नहीं भी लिखोगे तब भी ये रिटर्न जीरो ही कर रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे वो लिख दोगे, इसका मतलब कि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जबकि कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न तो कर रहा है ना। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमेशा वन या जीरो कुछ रिटर्न करेगा। जब आपको कुछ रिटर्न करवाना होगा तो आप रिटर्न यहाँ लिख ही दोगे, लेकिन जब आपको रिटर्न नहीं करवाना होगा तब भी जीरो तो रिटर्न करवाना ही होगा। इसलिए आप यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आप इंट में लिखोगे, इसमें आप कभी गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। जब हम लोग फंक्शंस में जब डील किए थे तब वहाँ पे वॉइड देखे थे, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न हो सकता है कि जीरो नहीं है, वहाँ पे आप जो वैल्यू दोगे वो रिटर्न में आएगा, इसलिए जब वहाँ पे हम लोग वॉइड लिखते थे। लेकिन ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब सबसे पहले एंटर करता है तो मेन मेथड को ही कॉल करता है। तो अगर उस समय आप अगर आप उसमें इंट नहीं लिखते हो, इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आएगा, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा। और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखो जब हम लोग इंट मेन लिखेंगे ना, तो यहाँ पे प्रोग्राम पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखने का चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा रूल है, रिटर्न जीरो लिखे। लेकिन आप अगर इसको नहीं लिखते हो तब भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम रन हो जाती है। लेकिन आप इसे हमेशा लिखिए, क्योंकि ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा ये जो कंपाइलर होता है, जो आईडी होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर शो करता है। जैसे एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कि जैसे कि अ, अभी मैंने इसको रन किया, ठीक है। अभी मैं जब इसको रन किया, सॉरी, अभी मैं जब इसको रन किया तो देखो कि ये हेलो वर्ल्ड दे रहा है, ठीक है। और ये स्क्रीन बंद नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस अंदर से पहले ही ये आईडी में डाल दिया गया है कि आप उस प्रोग्राम को रन नहीं करना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब एक्चुअल में प्रोग्राम जब रन होता है तो वो तुरंत बंद भी हो जाता है। उसी तुमको याद होगा कि हम लोग बहुत जगह पे जब हम टर्बो सी पे काम करते थे, टर्बो सी में, तो वहाँ पे हैश इंक्लूड हम लोग कोनियो लगाते थे। अब कोनियो क्या है, कोनियो भी एक तरह से studio.h की तरह एक हमारा हेडर फाइल है, जिसमें कुछ अंदर फंक्शंस होते हैं, कुछ लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं। तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है गेट सी एच। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते थे गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब क्या होता है कि गेट कंसोल होल्ड। मतलब यहाँ पे यह होता है कि आप होल्ड, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका कंसोल, ये जो पूरा स्क्रीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसोल कहते हैं। तो ये गेट सी एच की हेल्प से क्या होता है कि बोलता है कि आप इस कंसोल को होल्ड करके रखोगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब इसका यूज करो या ना करो, ये तो ऑब्वियसली ये रोकेगा स्क्रीन को। लेकिन ये लिखने से क्या होता है कि आपका एक कैरेक्टर लेने का इंतजार करता है, कि जब तक आप इसमें कुछ इनपुट नहीं डालोगे तब तक ये प्रोग्राम एंड नहीं होगा। और इसी के हेल्प से क्या होता है कि आप प्रोग्राम को देख पाते हो कि उसका आउटपुट क्या है स्क्रीन पे। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलिए बहुत इसका बात हो गया,
अब हम लोग आज के इस वीडियो पे आते हैं, जो कि आज का जो टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हम लोग सबसे पहले आर्किटेक्चर को समझेंगे कि हमारा क्या आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उससे पहले सो तो हम लोग आज देखने वाले हैं जो कि जावा का आर्किटेक्चर है। तो वो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पूरी तरह से आर्किटेक्चर है हमारा जावा का, ठीक है। कैसे है थोड़ा समझते हैं इसको ध्यान से, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसका बात करें तो जावा जो है ना वो जेवीएम से डील करता है। यानी कि जावा एक तरह से ऐसा समझो ना कि जावा जो है डायरेक्ट हार्डवेयर से डील नहीं करता है, बल्कि चूंकि जावा के जो कोड जो हम लोग लिखते हैं वो पहले एक बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। फिर वो बाइट कोड जो है जेवीएम में जाता है, फिर जेवीएम से होके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है। यानी कि ये समझो कि हमारे कोड और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बीच में एक कनेक्शन कौन जोड़ता है, हमारा जेवीएम जोड़ता है। यानी कि एक ऐसा चीज है जो कि इंटरमीडिएटर की तरह करता है काम हमारे इस जावा प्रोग्राम में, ठीक है। अब कैसे होता है चीज़ें वो सब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो भी सोर्स कोड मतलब ये होता है कि जो भी आपने कोड लिखा है, जो भी हम लोग जैसे कोड लिखते हैं ना, जैसे ये हमारा जो कोड है, ठीक है, जो कल हम लोगों ने किया था, ये हमारा हमारा सोर्स कोड हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा सोर्स कोड है ये जाता है कंपाइल होता है, ठीक है। जब हमारा ये कंपाइल होता है, समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप ये एक बार समझ लोगे तो आप इसका वर्किंग समझ लोगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान समझना। तो सबसे पहले सोर्स कोड हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जावा का जो हम लोग सोर्स कोड है वो कंपाइल होता है, और कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अब बोलोगे तुम कि सर ये बाइट कोड में क्यों हुआ, है ना। ये बाइट कोड में होने का इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो जेवीएम है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, ये एक पूरा एक पैकेज की तरह है। मतलब एक तरह समझो कि एक ऐसा टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मतलब इसके बारे में बताऊंगा आगे चल के, आपको लगेगा कि भाई क्या बवाल चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि बाइट कोड में लिखने का रीज़न ये होता है क्योंकि जावा को बस बाइट कोड ही समझ में आता है। जैसे कि हम लोग बोले ना कि हमारे जो कंप्यूटर है, हमारा हार्डवेयर है, उसको बस बाइनरी समझ में आता है। आप उसको और कोई लैंग्वेज सिखाओगे या फिर समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से हमारा जेवीएम का भी एक क्राइटेरिया है कि इसको बस बाइट कोड में ही समझ में आता है। तो सबसे पहले हमारा पूरा जो सोर्स कोड है वो कंपाइल होता है, ठीक है। कंपाइल का मतलब हमको बताए थे आपको पहले भी कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है। आपको पता है कि कंपाइलर क्या होता है, जो भी कोड है उसको पूरी तरह से एक बार में रन करता है, और इंटरप्रेटर वही लाइन बाई लाइन चीज़ों को रन करता है। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग ने डील किए थे, पता है आप लोग को। अभी मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो हमारा पूरा जो सोर्स कोड है वो पहले कंपाइल होता है और बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो अब हमारे पास प्रूफ क्या है कि हमारा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आपने सोर्स कोड बनाया है तो आपने क्या, देखो यहाँ पे मैं पहले खोल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो हमारा सोर्स कोड है ये हमारा कहाँ पे लिखाता है, hello डॉट जावा फाइल में हमारा ये पूरा सोर्स कोड लिखाता है। लेकिन जब ये कंपाइल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कल इसको रन किया था तो रन तो पूरा हो ही गया ना, तो यानी रन हुआ इसका मतलब कंपाइल भी हुआ है। और कंपाइल हुआ है इसलिए देखो यहाँ पे डॉट क्या है, यहाँ पे देखो डॉट क्लास फाइल बन गया, ठीक है। ये जो फाइल होता है, ये फाइल जो होता है ये शो करने के लिए नहीं होता है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो बेसिकली तुम ये देखो कि जब कोई भी फाइल बनता है ना जावा में, तो दो फाइल बनता है। एक तो जिसमें तुम सोर्स कोड लिखते हो, फिर सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइल होता है, और कंपाइल होके वो क्या होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और वो बाइट कोड हमारा बन चुका है, ये प्रूफ हमारा हेलो डॉट क्लास फाइल देता है। यानी कि हेलो डॉट क्लास फाइल में हमारा बाइट कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि पहले सोर्स कोड हमारा लिखे जो भी हमारा लॉजिक है, फिर वो कंपाइल हुआ जावा कंपाइलर के द्वारा, है ना, इसको जावा सी कहते हैं। तो जावा सी हमारा जो होता है वो कंपाइल कर देता है, फिर वो कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और बाइट कोड में हमारा डॉट क्लास के अंदर हमारा बाइट कोड प्रेजेंट होता है। फिर वो डॉट क्लास को हमारा जेवीएम कैप्चर करता है, और जेवीएम जो है फिर उस फाइल को पूरी तरह से क्या करता है, देखता है कि कितना मेमोरी इस फाइल को चाहिए, कितना हम लोग इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, जैसे देखो हम लोग कई बार ऐसा बहुत सारे परफॉर्म करते हैं एक्शन, जिसमें लगता है कि एक ही चीज़ को बार बार जब हम लोग कर रहे हैं तो ये टाइम टेक कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत बार हीप मेमोरी का यूज करते हैं। देखो हीप मेमोरी का यूज़
और देखो हम लोग पता है कि एक होता है हीप मेमोरी, एक होता है स्टैक मेमोरी। हम लोग बात करेंगे पूल के बारे में भी, लेकिन वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे क्योंकि एक ही दिन में पूरी तरह से हम लोग समझ नहीं सकते हैं प्रोग्रामिंग को, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन आज में हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक होता है स्टैक मेमोरी जो कि मेन मेमोरी होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्शन परफॉर्म होते हैं। और हीप मेमोरी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर से लिया हुआ लेते हैं हम लोग, जो कि क्या हेल्प करता है, जो कि हेल्प करता है हमारे अ, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो हमारा परफॉर्म करने का काम है। जैसे कि मान के चलो कैसा है कि हम एक हमारा पीडीएफ स्कैन कर रहे हैं, तो उस पीडीएफ स्कैन में ऐसा काम करना है कि पीडीएफ को स्कैन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में जो पीडीएफ में जो हमारे नाम है, उस जो भी पीडीएफ में हमारा नाम है, वो सबको एक अलग जगह स्टोर करना है। तो ये दोनों काम कैसे होगा, आप दोनों काम अलग अलग करने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक बोलते हैं कि एक हीप मेमोरी स्टोर कर लेते हैं। तो हीप मेमोरी हमारा नाम वाम जो है ना, वो सब एक अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते रहता है और साथ साथ स्कैन भी होते जाता है। तो हीप मेमोरी कब आया है, हीप मेमोरी का यूज कहाँ पे आया है, तो हीप मेमोरी जहाँ भी यूज आता है समझो कि वहाँ पे जब आप प्रोग्राम की इफिशियंसी की बात करते हो, जब आप प्रोग्राम की ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हो, तब वहाँ पे हम हीप मेमोरी का यूज लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपको लगे कि हीप मेमोरी का आप यूज कर रहे हो, आप ये ध्यान जरूर रखना कि हम वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन और प्रोग्राम की इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मेमोरी की बात हो गई। तो बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करता है ना, कि वो ऑटोमेटिक क्या करता है कि मेमोरी का एलोकेशन करता है, जैसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हम लोग एक बहुत ही फैंसी टर्म दे दिए हैं। उसका मतलब यही होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कितना मेमोरी लेना है, या फिर कितना कहाँ कहाँ बांटना है, कितना ऐसे मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से रन हो विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन हार्डवेयर। तो वो हमारा जेवीएम संभालता है। तो अब आप लोगों को पता चला होगा कि जीवीएम कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वही अगर दूसरे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात करें, या सी प्लस प्लस में, तो वहाँ पे मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे आपका पूरी हार्डवेयर का जो आपका मेमोरी का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब आप पे रहता है, प्रोग्रामर पे रहता है कि वो किस तरह से यूज करने का सोच रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है, वहाँ पे आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ता है ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो जितना भी आपका काम है वो सब जेवीएम संभालता है। यानी कि जेवीएम का ऑलराउंडर पैकेज है कि आपको कैसे क्या करना है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे सोर्स आपको कोड लिखना है और आपको वहाँ पे लॉजिक लगाना है, बाकी मेमोरी का मैनेजमेंट खुद जेवीएम करता है। और फिर वो हर चीज़ करने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम देता है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है और आपको रिजल्ट देता है। तो ये आज का हमारा था कि कैसे हमारा पूरा जावा प्रोग्राम रन करता है। तो यहाँ जावा प्रोग्राम में जेवीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा बैटरी हमारा लो हो चुका है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको प्लग करते हैं चार्जर में, फिर आपसे बात करते हैं। बीच बीच में कब बहुत सारे आपके सामने ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन आते जाएंगे, लेकिन आपको उस सब को पीछे छोड़ आगे बढ़ना है। ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से आपको अपने काम या अपने करियर को नहीं भुलाना है, ठीक है। खैर, फिलोसफिकल बातें को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। पहले जो सोर्स कोड है जो कि हम लोग लिखते हैं, वो पहले कंपाइल होता है जावा कंपाइलर के थ्रू, फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, वो कहाँ पे रहता है, तो वो डॉट क्लास फाइल के अंदर वो स्टोर होता है। फिर उसी बाइट कोड को जेवीएम लेता है, फिर उसमें जितने भी तरह के हमारे मेमोरी एलोकेशन, जितने भी तरह के एक्शन परफॉर्म होते हैं। देखो जेवीएम का एक अलग ही चैप्टर है जहाँ पे हम लोग डिटेल में डील करेंगे इसके बारे में कि जेवीएम के अंदर कैसे वर्किंग होती है, कैसे चीज़ें कैप्चर की जाती है, कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है, वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। लेकिन आज एक दिन में हम लोग इतना कुछ कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए बस इतना समझो कि अंदर बस ये मैं बता रहा हूँ कि मेमोरी का एलोकेशन होता है, उसका बहुत तरह के ऑप्टिमाइजेशन और इफिशियंसी का काम होता है। अंदर हीप मेमोरी होता है जहाँ पे किस तरह का एक्शन हीप को देना है, स्टैक को देना है, वो सब चीज़ें एलोकेट होती है, ठीक है। तो वो पूरा जीवीएम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और बाकी सब काम होता है। तो ये पूरा हमारा वर्किंग था जावा का, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छा से। तो हम लोग का आज ये काम तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर दिन हम लोग कोडिंग क्वेश्चंस भी करेंगे
और उसको समझेंगे भी, ठीक है। ये तो हमारा जावा, क्योंकि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, देखो हम लोग थोड़ा यूनिक काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हम लोग हर दिन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और साथ साथ एक प्रोग्राम को भी समझ रहे हैं। कि जिन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि यार हमें जावा नहीं आती है, तो वो जावा सीख भी ले और साथ साथ कोडिंग क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चले। क्योंकि मैंने कल आप लोग को देखो ये बेसिक जो चीज़ें थी वो तो आपको समझा दिया था, फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, ठीक है। और अभी कुछ समय तक मैं अभी बेसिक ही क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग को अब पूरा अगर हार्ड क्वेश्चंस कराने लगूँ और आपका अभी कंसेप्ट तो जावा क्लियर है नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे डे 1 डे 3 ऐसे बढ़ते जाऊँ। और अभी शुरुआत में बहुत ही बिगिनर, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चंस कराते चलो। और आप फिर जैसे जैसे आप जावा को कैप्चर करते चले जाओगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल को भी मैं बढ़ाते चला जाऊंगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से जावा सीख जाओगे और फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस ही करते चलोगे, उप्स के कॉन्सेप्ट का, डीएसए के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस। और बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त, ये बस आप सीरीज में जुड़ जाओ, उसके बाद तो बस आप देखते जाओ कितना मज़ा आने वाला है। तो तो कल हम लोगों ने ये पूरा हेलो वर्ल्ड रन करवाया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे भाई साहब बहुत ही तगड़ा काम, कि कैसे इवन नंबर प्रोग्राम को रन किया जाता है, या फिर इवन नंबर का क्या लॉजिक है, ठीक है। अब जैसे देखो, जो भी हमारा इवन नंबर, अच्छा इवन नंबर क्या होता है, सबसे पहला बात सबको पता है कि इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं जो से, वैसा नंबर जो टू से डिविजुअल हो उसको इवन नंबर कहते हैं, और जो नहीं हो उसे ऑड नंबर कहते हैं, ठीक। बेसिक बात क्लियर है ना। इसी लॉजिक को लगाएंगे। अब आप लोग ऑपरेटर्स पढ़ चुके होंगे, मॉडुलस ऑपरेटर, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये होता है कि अगर आप किसी नंबर से उसको मॉडुलस से अगर आप करते हो और उसका अगर रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, या फिर जो भी वैल्यू आता है वो आपको रिमाइंडर दे देता है, तो मॉडुलस आपको बेसिकली क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। अब हम लोग उसी लॉजिक का यूज़ करें, क्योंकि देखो तुम ही समझो कि जब हम लोग दो से किसी नंबर को डिवाइड कर देंगे और वो अगर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब उसका रिमाइंडर जीरो आने वाला है। और अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम लोग इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे कि वैसा जो भी नंबर जिसका मॉडुलस ऑफ टू अगर जीरो आता है, इसका मतलब पक्का वो क्या है, इवन नंबर है। और अगर वो नहीं है तो फिर वो ऑड नंबर है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं जिंदगी में यार, ये देखो बगल में कुत्ता यार भौंक रहा है, क्या कर सकते हो यार। चलो कोई बात नहीं। तो आपका लॉजिक समझ में आ गया, अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा, चलो। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इवन। तो हम लोग लिखते हैं इवन नमचेक डॉट जावा। ये हमेशा याद रखना कि डॉट जावा जब तक आप नहीं लिखोगे आपका जावा फाइल नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, तो डॉट जावा लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फाइल बनेगा। देखिए आपका फाइल बन चुका है, पब्लिक आपको समझा चुके थे। ये हमारा क्लास होता है हमेशा, वो चीज़ है हमारा, ठीक है। अब देखो ये हमारा पैरेंथेसिस हो गया, क्योंकि ये हमारा ये क्या है, क्लास है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होगा तो वो ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, क्योंकि ये हमारा क्लास पब्लिक होगा, मेन क्लास, उसके लिए पब्लिक लिखते हैं। फिर ये कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, उसके लिए स्टैटिक। फिर हम लोग लिखते हैं void, फिर लिखते हैं मेन, फिर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई आपका वो नहीं है कि आप ArJS लो, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ये ले डाउन, ठीक है। फिर मैंने ये हमारा बना दिया, ये हमारा मेन फंक्शन तैयार हो चुका है, मेन मेथड यहाँ पे हम लोग कहेंगे, ठीक है इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको परफॉर्म करना है लॉजिक, ठीक है। हम लोग ये बोलेंगे चलो यहाँ पे इंट हम लोग ले लेते हैं x, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि इफ हमारा x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हुआ। इक्वल टू मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे समझना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का टॉपिक है जो आप लोग पढ़ चुके हो। इक्वल टू लिखने का मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू जीरो है, और इक्वल टू होता है कि जब आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इक्वल टू मतलब होगा कि इसका जो वैल्यू है वो जीरो आना चाहिए।
देखो इक्वल टू का मतलब ये भी होता है कि आप इसको कंपेयर करा रहे हो, यानी कि इधर जैसे अब इसका मॉडुलस अगर जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो होगा, तो अगर ये जीरो इक्वल टू जीरो होगा तभी हम लोग बोलेंगे ये कंडीशन ट्रू है, तभी वो एक्शन अंदर इफ ब्लॉक के अंदर रन होगा। अगर ये चीज़ नहीं होगा ट्रू, अगर मान लीजिए यहाँ पे वन होगा तो फिर वो कंडीशन रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो चलो एक्स मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वही सीस आउट है ना। सीस आउट एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन क्योंकि आप बिगनर हो तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा आदत खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप पूरा यहाँ पे लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी, और यहाँ पे लिखोगे आप कि नंबर इज इवन, ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे लिख दोगे कि एल्स नंबर इज आउट नंबर इज ऑड। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है रेडी, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं रन, ठीक है। देखो नंबर इज क्या आ चुका है, ऑड आ चुका है, ठीक है। तो इसी लॉजिक से आपको काम करना है। अब देखो बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर आप क्या यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हो क्या। अब यहाँ पे एक मैं अलग टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जिस तरह से सी लैंग्वेज में हम लोग स्कैनफ का यूज करके हम लोग यूजर से इनपुट लेते थे, जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में हर चीज़ मैंने बताया कि क्लास से डील होता है, इसलिए अब जावा में क्या है कि एक स्कैनर क्लास होता है, ठीक है। और उस स्कैनर क्लास क्योंकि एक हमारा लाइब्रेरी के अंदर होता है, तो उसको पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो बेसिकली हम लोगों ने जो भी लिखा है ना, ये भी एक लाइब्रेरी के अंदर ही होता है, लेकिन वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली जावा उसको इंक्लूड कर देता है, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। लेकिन जब आपको स्कैनर को अगर आपको इंक्लूड करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट आपका स्कैनर के अंदर वो चीज़ होता है, ठीक है। जब आप ये लिख देते हो इसका मतलब ये है कि आप अब स्कैनर क्लास को इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं देखो अब यहाँ पे स्कैनर क्लास इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब इंट एक्स इक्वल टू 5 अगर आपको मन है कि कोई और नंबर डाले तो वो कैसे होगा, तो हम लोग अब यूजर से इनपुट लेते हैं क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जब भी क्लास का जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि पहला लेटर आपका कैपिटल होना ही चाहिए। तो स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू, यहाँ भी आपका कैपिटल होना चाहिए क्योंकि मैच करेगा तब ना, स्कैनर। और यहाँ पे एक चीज़ रखना, क्योंकि इनपुट ले रहे हो कीबोर्ड से ना, तो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, यानी कि आप सिस्टम से इनपुट ले रहे हो, इसलिए यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखना जरूरी है, ऐसे वो नहीं हो पाएगा। नीचे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं इंट एक्स जो कि मैं पहले से ले चुका हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, स्कैन डॉट, ये स्कैन में क्योंकि मेरा ये जो क्लास के अंदर ये जो स्कैन है वो ऑब्जेक्ट है, एक रेफरेंस वेरिएबल कह सकते हो, जो कि स्कैनर क्लास को क्या करेगा, एसेस करेगा। तो स्कैन के अंदर हमारा चूंकि चीज़ें है ना, उसलिए स्कैन डॉट लिखे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा इंट टाइप का है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट लिखेंगे और हियर वी गो, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट इंट हो गया। अब यहाँ पे बीच में थोड़ा सुंदर दिखने के लिए क्योंकि क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सीस आउट, लिख देते हैं एंटर नंबर, एंटर योर नंबर। देखो अब पूरी तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो चुका है, रेडी। तो अब इसको हम लोग करते हैं रन। देखो अब यहाँ पे क्या मांग रहा है हमसे, नंबर मांग रहा है, हम लोग कुछ भी देते हैं, मान लो हम लोग दे देते हैं 43, ठीक है, नंबर इज ऑड, ठीक है। एक और हम लोग रन करते हैं, अब 2 बार ऑड हो चुका है, एक बार हम लोग इवन भी कर देते हैं, तो हम लोग नंबर देते हैं अब हम लोग 48, नंबर इज इवन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने पहला प्रोग्राम आपने इसमें रन किया, एक लॉजिक वाला। तो इसमें लॉजिक सिंपल से ही दोस्त है, कोई जो बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आप जो भी नंबर है वो आप दिए, अगर वो नंबर
उसका जो मॉडुलस है वो जीरो आता है, क्योंकि अब दो से जब, क्योंकि हमको पता है कि इवन नंबर वैसा नंबर होता है जो से दो से डिविजुअल होगा। अगर वो नंबर दो से डिविजुअल होगा तो उसका हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वही लॉजिक को मैं लगाया, और इसमें ज़्यादा कुछ कुछ खास नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आपको देखना होता है। ठीक है, चलो, अब ये चीज़ तो आपका हो चुका है। अब एक और प्रोग्राम रन करते हैं जो है प्राइम नंबर का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्राइम नंबर वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इवन नंबर तो बहुत इजी था। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर वाला। प्राइम नंबर डॉट जावा। अब मैं देखो कुछ कुछ चीज़ें अब मैं बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए अब लिखते चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे तुम भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब पहले स्कैनर क्लास में इनपुट करा ही देता हूँ, है ना। उसके बाद मैं लॉजिक को डील करूँगा। ठीक है, import java डॉट util, इसका नाम है। ठीक है, तो आप ये इसमें ये मत होना कि ये सारी क्या है, ये बाद में वैसे आपको पढ़ाऊंगा भी कि ये चीज़ किसी कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको समझो कि ये मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले सी आउट लिख के मैं लिख देता हूँ कि एंटर योर नंबर। फिर मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे तुम कुछ भी, यहाँ पे स्कैनर तुम स्कैन नहीं ले सकते, यहाँ पे स्कैनर यहाँ पे तुम एस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये जो तुम्हारा नाम है दिस इज इम्पोर्टेंट, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि तुम सिस्टम से इनपुट ले रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम वही इंडेक्स, इंट एक्स का जगह तुम इंट ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये सब वेरिएबल तुम्हारे ऊपर है। लेकिन यही है कि तुम्हारा जो वेरिएबल होना चाहिए वो एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो तुमको लगे कि हाँ ये मैं जो लिखा हूँ उसके पीछे रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम पहले इसको कॉल करो, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा होता है। तो इसको तुमने डॉट मतलब क्या होता है पता है, डॉट मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर की चीज़ को एक्सेस कर रहे हो। तो ये डॉट ऑपरेटर के बारे में भी समझ लेना। ठीक है, ये चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया क्लियर। अब यहाँ पे लॉजिक देखो क्या होगा, समझना, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं किसको। तो हम लोग बोलते हैं कि प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं कि वैसा नंबर जो कि, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसा नंबर जो कि वन या फिर खुद से डिविजुअल हो, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। अब वन से तो सब डिविजुअल है। ठीक है, और तो ये चीज़ समझ में अब आ रही है ना कि वैसा नंबर जो कि वन से और खुद से डिविजिबल होगा वो नंबर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तुम्हारा अब देखो आंसर इसके पीछे खुद इसका लॉजिक जो है तुम्हारे इस डेफिनेशन में छुपा हुआ है। अब देखो सबसे पहला बात कि वन से तो सब डिविजिबल है, तो वन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मॉडुलस ऑपरेटर का ही यूज होगा। ठीक है, समझना, यार बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसलिए मैंने इवन नंबर के बाद मैंने इसे प्राइम नंबर को चूज किया, क्योंकि इसमें भी लॉजिक सेम हो रहा है लेकिन तरीका अलग है। तो बहुत मज़ा आएगा। तुम सोचो कि वैसा नंबर जो कि वन से और खुद से डिविजिबल होगा, और उसके बीच में अगर कोई भी नंबर अगर डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। सोचो सोचो यहाँ पर, वैसा अगर वन, वन तो हम लोग छोड़ दो क्योंकि वन को तो सब डिविजिबल है, तो वन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दो से लेकर उस नंबर के एक पिछले वाले नंबर से, यानी कि मान लो कि 43 है तो 42, दो से लेकर 42 तक उसके बीच वाले नंबर में से अगर कोई भी एक नंबर, अगर उसका मॉडुलस अगर जीरो हो जाता है, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मॉडुलस जीरो होता है इसका मतलब कि वो डिवाइड हो गया, और डिवाइड ही तो नहीं होना है। हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, कि वो बस खुद से डिविजिबल होना चाहिए तभी वो प्राइम नंबर होगा। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बातें। सबसे पहला बात हम तो ये बोलना चाहते हैं कि आपको समझ में चीज़ें आ रही है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे। ठीक है, हम लोग बोले कि इंट आप लीजिए
इंट आई इक्वल टू 2 से, क्योंकि 1 से तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से सब डिविजन है। और 1 जो है लेस देन तक चलेगा, कहाँ तक, ए से, क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि ए तो भाई डिविजल हो ही जाएगा, तो ए को इंक्लूड नहीं करना है। और यहाँ पे कर देना है आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे करना है कि इफ हमारा जो नंबर है ना, क्योंकि आई से ए तक चलेगा, तो आई जो है हमारा, अगर उसका मॉडुलस अगर करते हैं हम लोग ए से, तो बोलोगे ये सर क्या कर दिए। समझना हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जैसे मान के चलो कि हमारा 7 है ना, 7 हमारा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अब एक से तो 2 से 7 तक चलेगा, तो पहले 2 का डिविजुअल होगा, है ना। समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इसको नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से तो सब डिविजुअल है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम बोलोगे कि ए मॉडुलस आई इक्वल टू 0 अगर आ गया तो वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, नंबर इज नॉट प्राइम। आ रही बात समझ में। देखो इससे एक और अच्छा लॉजिक है, तुम क्या करो, तुम बस कंडीशन लगा दो इफ का, ये तो बस तुमने कंडीशन लगा दिया ना, सही है। बस तुम लगा दो कि इफ ए मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ तुम बाहर निकल जाओ, सोचो सोचो इस पे, तुम खुद भी सोचो, मैं भी इस पे सोचता हूँ, ठीक है। ए मॉडुलस 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये कहते हैं कि अगर जो भी नंबर है, अगर वो बिना डिवाइड किए हुए अगर एंड तक पहुंच गया, इसका मतलब कि वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। हमारा मकसद क्या, तुम ही सोचो ना यार, तो हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि जो भी नंबर है कोई वो नंबर जो है किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना। यही तो लॉजिक है हमारा। तो यहाँ पे हमको तो दो लॉजिक नज़र में आ रहा है, लेकिन ये भी लॉजिक सही है कि अगर हमारा ये जो नंबर है वो अगर किसी से अगर डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मान के चलो कि तुम यहाँ पे अगर करते हो, इसके अंदर तुम ब्लॉक लगाते हो, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो फिर वो प्राइम नंबर डिक्लेयर कर देगा। लेकिन हो सकता है कि वो आगे डिविजिबल हो या ना हो। तुम सोचो थोड़ा, इससे क्या हो सकता है, तुम सोचो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि चलो ये ए हमारा 7 है, तो 7 पहले हमारा 2 से होगा, है क्या, नहीं है, ठीक है। 3 से होगा, नहीं है। 4 से नहीं है। 5 से नहीं है। 6 से नहीं है। जब इस किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं, कितना अच्छा लॉजिक है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीस आउट नंबर इज प्राइम। हम लोग बोल देंगे कि अगर इसके बाद एल्स नंबर इज, यहाँ पे नंबर इज नॉट प्राइम होगा, सॉरी, नंबर इज प्राइम। Why is showing error here?
There is something wrong here. I don't know what is that problem here. Why does stop taking this? एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। Java 16 error else without if. How is this possible, bro? Oh my god, this is the problem, bro. उसलिए बोलते हैं जब प्रोग्राम जब बना रहे हो तो बहुत ही ध्यान से चीज़ें को देखना पड़ता है, क्योंकि आप एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन होगा। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। देखो यहाँ पे आया एंटर योर नंबर, ठीक है, 7 डालते हैं। नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, क्यों आ रहा है ये सोचो। इसलिए बता रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तुम्हारा बोल रहा है कि a मॉडुलस 1 इक्वल टू 0। अब 7 है, अब चूंकि 7 ये डिविजिबल नहीं है तो ये लूप बार बार चल रहा है ना, सोच रहे हो कि नहीं तुम, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग इसका ऑप्टिमाइज, ये कोड ऑप्टिमाइज तो नहीं है ना, क्योंकि आप बार बार क्यों दे रहे हो, हमको तो एक बार आंसर चाहिए कि नंबर इज प्राइम नहीं है या फिर नंबर इज प्राइम, इसलिए हम लोग इसके अंदर नहीं रन करेंगे ये चीज़ को, ध्यान रखना। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ तक कॉपी करो पहले, ठीक है, इसको कर लो कॉपी, इसको कट करो पहले, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है हमको, कोड तो चल गया, यहाँ पे लिखना है कि इफ हमारा a अगर इक्वल टू हमारा i है, इसका मतलब कि वो क्या है, ये कर देते हैं पेस्ट। What is prime? else क्या होगा फिर वो हमारा नंबर इज नॉट प्राइम। सो 4 हमारा हो गया। यहाँ पे इसको देखो, कोड को थोड़ा तुमको अच्छा ही बनाना होता है। तुम लोग काम करते एक वेरिएबल बना देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं इंट के नाम से, के अंदर हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसके अंदर नहीं इसके बाहर, के इक्वल टू आई, यहाँ पे के दे देते हैं। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम नो,
कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम, इसे हमें देखना पड़ेगा। हमारा ए मॉडल्स आई इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यही तो कर रहा हूँ ना यार, कि अगर ए हमारा आई तक सर्वाइव कर जा रहा है, जब हमारा ए का जो वैल्यू आई तक आ ही जा रहा है, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है, else it is not prime. What is the problem, Brian? I can't understand this. क्योंकि आई जो है, अब देखो, जस्ट चेक इट आउट। कहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे समझ में यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे एरर शो कर रहा है, देन व्हाई दिस शोइंग एरर। लेट्स चेक if I do like if a modulus I equal to 0, and if I equal to a, then repeat this. Symbol variable I, location class prime number. Okay. So इसे हमें रिजॉल्व करना होगा। तो आज आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। हम लोग इसको कल डील करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग कल डील करते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जरा सा उस पर हम लोग करते हैं। हम लोगों ने आज जावा के पूरी तरह से फंक्शन को समझा कि जावा कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने इवन नंबर बनाया, उसके बाद हम लोगों ने प्राइम नंबर बना रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम कुछ आ रही है, इसको पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें इसको वर्कआउट होंगी। क्योंकि लॉजिक तो सही है, बट यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही। तो इसे हम लोग मिल के इसको सॉल्व करेंगे। ये तो काम करता हूँ मैं खोलता हूँ प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम। ओके, मतलब कि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं यूज करा। क्या ब्रेक यूज करने के बाद चीजें हो जाएगी क्या सॉर्ट आउट? लेट्स चेक दिस आउट। नो, here is some problem I think arise, and what is the problem I don't able to think। सी में तो मैंने इस चीज को किया था, बट this showing error always। if x to x, let's check this out. No, there is something which shows error and I don't able to find what is the error. And when we run this, I think it run very perfectly because I made that many times. It's give correct answer always. I don't know what is the problem this is arising here always. We have to settle this out, okay? So हम अगली वीडियो में इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि वो
लॉजिक सही है, देखो लॉजिक जो है वो बिल्कुल सही है, मैंने वही चीज़ को यहाँ पे काम किया था, बट ये काम तो नहीं कर रही यहाँ पे, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कल जो कि डे 3 होगा, तो डे 3 में हम लोग क्या है कि हम लोग को अब जो जावा आर्किटेक्चर तुमको समझ में आ चुका है, अब आके कल एक नया कंसेप्ट हम लोग समझेंगे डे 3 में, और इस प्राइम नंबर को जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। कल भी एक प्रॉब्लम आया था, आज भी देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर इसके पीछे का जो रीज़न है आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो इसको कल तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे ही। और एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, और एक फिर नया क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।